हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम की यदि हम बात करें तो कक्षा किंडरगार्टन से कक्षा 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन है फ्री। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोज भी आप देख सकते हैं आपके ही फेवरेट चैनल पर, और बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल हैं। आप बहुत अच्छे से ध्यान से देख सकते हैं और वीडियो पर बने रहिए। सभी विषय के वीडियोज उपलब्ध हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए तो चलते हैं हम अपनी पूरक पाठ्य पुस्तिका वर्णिका के पाठ 6 के कंप्लीट चैप्टर रिवीजन पर, क्योंकि हमने ये पाठ शुरू कर दिया है। नाम है बिहार में नाट्य कला, अभिनय कला, एक्टिंग, अभिनय। कितना एक ऐसी कला का निखार हुआ है बिहार में जिसने संपूर्ण विश्व में हलचल मचा दी। नाटक की शुरुआत यदि देखा जाए तो बहुत ही मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए की थी कि किस तरह से पहले ज़्यादा टेलीविज़न या ये सब मनोरंजन के कई साधन नहीं हुआ करते थे, तो मंच पर किया करते थे। मंच पर किस तरह के नाटक हुआ करते थे। फिर मुगल काल के चलते चलते या मुगल काल के अंत में नाटक या कलाकारों की, चाहे वो नृत्यक हों, नर्तक हों, नृत्यांगनाएं हों, नाटककार हों या अभिनय करने वाले हों, मुगल काल के अंत तक आते आते वो जो सम्मान था वो कलाकारों को या आर्टिस्ट को नहीं मिल पाया। उसके बाद क्या हुआ, आइए देखते हैं। मुगल कालीन शासन के अंतिम समय में कलाओं को विलासिता तथा व्यवसाय का ही साधन बना लिया गया था। मुगल काल के जो अंत चल रहा था उसमें क्या बना लिया था, कलाओं को सिर्फ और सिर्फ विलासिता या व्यवसाय का रूप। उनके अनुसार जो कलाकार हैं वो सिर्फ और सिर्फ मन बहलाने का कार्य करते हैं और उसको बिजनेस मान लिया, या फिर क्या मान लिया, विलासिता की, वो तो भोग विलास की चीजें हैं। और इस कारण से कलाकारों का सम्मान धूमिल होता नजर आया। फिर किस तरह से क्या हुआ कि बिहार में अचानक हुआ या धीरे धीरे हुआ और कलाकारों को सम्मान पूर्वक उनका सम्मान भी किया गया और मनोरंजन के साथ साथ उनको आदर सम्मान आर्थिक तरह से भी सशक्त किया। नाटक के क्षेत्र में कोई गंभीर लेखन नहीं हो रहा था उस समय मुगल काल में। पारसी थिएटर कंपनियों की प्रस्तुतियों में उत्तेजनापूर्ण नाटक के अभिनय के साथ नर्तकियों के नृत्य, साजबाज तथा अश्लील प्रदर्शन हुआ करते थे। सिर्फ क्या रखा गया था कि जो भी सिर्फ और सिर्फ राजा हैं या सम्राट हैं या मुगल शासक हैं, उनको जिस तरह के कलाकारों की आवश्यकता होती थी, जिस तरह के दृश्य उनको देखने होते थे, बस उन्हीं की डिमांड वो करते थे और अपने कक्ष में या अपने सभा में उसी तरह का प्रस्तुतिकरण करवाया करते थे। और साथ ही साथ क्या होता था, उनका उद्देश्य पैसा कमाना था, अर्थात वे सस्ते मनोरंजन के विक्रेता थे। धीरे धीरे जो सच्चे कलाकार थे, जो अच्छे कलाकार थे, उनका मान सम्मान कम हुआ तो वो अपने आप को पीछे करने लगे और कुछ मार्केट में इस तरह के लोग आ गए जो सिर्फ और सिर्फ, जैसे पारसी थिएटर कंपनी, जिनका उद्देश्य एक ही था, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना, और पैसे कमाने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते थे। बिहार में विक्टोरिया नाटक, एलिफिंस्टन नाटक मंडली आदि खूब लोकप्रिय हुई। बिहार बंधु नामक पत्रिका के संपादक केशवराम भट्ट इन थिएटर कंपनियों से प्रभावित तो हुए, किंतु उनकी स्तरहीनता के कटु आलोचना भी की। स्तरहीनता मतलब उनकी जो वैल्यू थी, उनकी जो मतलब किसी भी तरह की डिग्निटी को मेंटेन नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ और सिर्फ उनका उद्देश्य था पैसा कमाना। पैसा कैसे कमा जाए इस पर उनको कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। लिखा है ना यहाँ कि किसी भी तरह के दृश्यों को वो दिखाते थे और पैसे कमाते थे, जिससे जो वास्तविक कलाकार थे वो अपने आप को पीछे ही रखा उन्होंने। फिर बात की जा रही है केशवराम भट्ट जी की। इन्होंने सन 1876 में पटना नाटक मंडली नामक संस्था की स्थापना की और इस नाटक मंडली के माध्यम से कई कलाकारों ने जन्म लिया, जो कि विधिवत नाटक की शिक्षा प्राप्त करके फिर मंच पर आए और उन्होंने कला का ऐसा प्रदर्शन किया कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। अर्थात कला भी थी, अभिनय भी था, गायन भी था, नृत्यन भी था और सम्मान भी था। भट्ट जी स्वयं नाटक लिखते भी थे। इसके बाद पंडित ईश्वरी प्रसाद शर्मा
ने मनोरंजन नाटक मंडली की स्थापना की? कब की? देखो पहले आप याद रखना कि केशव राम भट्ट जी ने पटना नाटक मंडली की स्थापना की सन 1876 में, ठीक है। उनके साथ ही पंडित ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने मनोरंजन नाटक मंडली की स्थापना की और उसके साथ सत्य हरिश्चंद्र नाटक का सफल मंचन भी किया। सत्य हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित, जिसको बहुत सराहा गया, जो लोकप्रिय रहा। महाराज जगन्नाथ प्रसाद सिंह किंकर ने किंकर नाट्य कला मंच की स्थापना की। किंकर जी स्वयं चित्रकार थे, कवि थे और रचनाकार थे। इन्होंने अपने किले के अंदर घुमावदार मंच बनवाया, जिससे कि बार बार कहीं जगह परिवर्तन करने की समस्या उत्पन्न ना हो, क्योंकि नाटक में तरह तरह के दृश्य, पर्दा उठता है फिर पर्दा गिरता है, तो कभी जंगल का सीन चाहिए, कभी मैदान चाहिए, कभी समतल चाहिए, कभी ऊबड़ खाबड़ जमीन चाहिए, कभी पानी का दृश्य चाहिए। तो अब इसके लिए उनको जगह जगह जाना पड़ता था। इसके लिए आर्थिक मतलब जो खर्च था वो भी अधिक था और समय भी लगता था। तो उन्होंने क्या किया, मंच को ही घुमावदार बना दिया। इस तरह से घुमावदार की कहीं मंच, जब पर्वत या पहाड़ों की बात आती है तो घुमा दिया, फिर बारिश के सीन की बात आई तो बारिश वाला, अर्थात उन्होंने ये जो क्रिएटिव कार्य किया उससे बहुत अधिक लाभ हुआ उनको। और उन्होंने किंकर जी ने अपनी संस्था का नाम बदलकर महालक्ष्मी थिएटर रखा। पहले उन्होंने क्या रखा था, देखते हैं कि पहले क्या था। स्वरचित नाटक पुनर्जन्म का मंचन अपने ही निर्देशन में किया था। ओके, चलिए चलते हैं आगे। बिहार में नाटकों के मंचन का अखंड क्रम तब शुरू हुआ जब डॉक्टर S.M. रेड कलर कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। अखंड क्रम, नाटकों के मंचन का अखंड क्रम तब शुरू हुआ जब डॉक्टर S.M. घोषाल और डॉक्टर A.K. सेन एवं ब्रज किशोर प्रसाद ने पटना इप्टा की स्थापना की 1947 में। तो बिहार में नाटकों के मंचन का अखंड क्रम, अर्थात फिर तो नाटकों का क्रम टूटा ही नहीं, किसी भी तरह से खंड नहीं हुए, अर्थात उनका किसी भी तरह से टूटा नहीं, रुका नहीं। कब? जब डॉक्टर S.M. घोषाल जी, डॉक्टर A.K. सेन एवं ब्रज किशोर प्रसाद जी ने पटना इप्टा की स्थापना की। और ये ठीक है, इसी के आसपास अनिल मुखर्जी ने बिहार आर्ट थिएटर, कालिदास रंगालय नामक प्रेक्षागृह आदि की स्थापना की। प्रेक्षागृह का अर्थ होता है हॉल, बड़ा सा हॉल, ठीक है, आदि की स्थापना की। इस प्रकार पंडित जगन्नाथ शुक्ल ने भी बिहार में नाटक तथा रंगमंच के विकास में योगदान दिया। लेकिन चतुर्भुज जी के एकल व्यक्तित्व ने जितने गहरे तक हिंदी रंगमंच को प्रभावित किया, उतना उनके अन्य समकालीनों में से किसी से ना हो सका। चतुर्भुज जी का नाम नाट्य कला में बहुत ही सम्मान से लिया जाता है। देखिए ना, वो नाटककार भी थे, रचनाकार भी थे, अभिनेता भी थे, गाना भी गाते थे, नाटक में जिस भी संवाद की आवश्यकता होती थी उसको बहुत अच्छे से निभाते भी थे। तो चतुर्भुज जी का स्थान और योगदान अतुलनीय माना जाता है बिहार नाट्य कला में। फिर है स्वर्गीय पृथ्वीराज कपूर जी ने भी चतुर्भुज जी की प्रस्तुति तथा अनेक अभिनेताओं की खुली प्रशंसा की थी। इनके नाटक का विषय राष्ट्रीयता, सामाजिक विषमता और नारी जागरण आदि होता था। इन्होंने जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित चंद्रगुप्त नाटक की सफल मंचन किया। इसका नाट्य संस्था का नाम था मगध कलाकार, ठीक है। इप्टा की प्रस्तुतियों में सामाजिक विषमता और उत्पीड़नों को रेखांकित किया गया। जब पटना इप्टा की स्थापना की, जब बिहार का रंगमंच शुरू हुआ, नाट्य कला का अखंड रूप से क्रम में शुरुआत हुई, तो उस समय पटना इप्टा को भरपूर गतिशीलता प्रदान करने वाले बजरंग वर्मा जी थे, श्याम सागर थे, परवेज अख्तर जी थे। इप्टा की प्रस्तुतियों ने राष्ट्रव्यापी प्रशंसा पाई। संपूर्ण राष्ट्र में इप्टा बहुत ही मतलब शीर्ष पर था। तब कला संगम नामक नाट्य संस्था के माध्यम से प्यारे मोहन सहाय जी तथा सतीश आनंद ने निर्देशन एवं अभिनय दोनों क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर की पहचान बना ली थी।
चतुर्भुज जी ने अपनी रंग सक्रियता का प्रारंभ बख्तियारपुर में जिस संस्था की स्थापना के साथ किया था उसका नाम था बिहारी क्लब। चतुर्भुज जी की बात की जा रही है यहाँ पर। रंगमंच की दृष्टि से इन्होंने अनेक नाटक भी लिखे जिसका मंचन स्वयं किया तथा अन्य संस्थाओं द्वारा भी किए गए। मंचन भी उन्होंने स्वयं ही किया, लिखा भी उन्होंने स्वयं। कलिंग विजय, अरावली का शेर, मेघनाथ, कर्ण, जलियांवाला बाग आदि नाटकों की व्यापक लोक स्वीकृति मिली। इस प्रकार चतुर्भुज जी, प्यारे मोहन सहाय एवं सतीश आनंद जी, इन तीनों ने बिहारियों को हिंदी रंगमंच की गगनचुंबी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। इन तीनों के नाम याद रखिए, चतुर्भुज जी, प्यारे मोहन और सतीश आनंद। चतुर्भुज जी, प्यारे मोहन जी और सतीश आनंद जी ने नाट्य कला को शीर्ष पर पहुंचा दिया। प्यारे मोहन सहाय राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी थे। ये भी याद रखिएगा, प्यारे मोहन सहाय राष्ट्रीय नाट्य कला विद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी थे। इनसे पहले नाट्य कला राष्ट्रीय स्तर पर नाट्य कला प्रशिक्षण से किसी ने भी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया था। अर्थात इन्होंने राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग ली थी तो इनका नाम भी बहुत था और इनकी कला में भी निखार आता गया और फिर जो बिहार की नाट्य कला थी वो चरम उत्कर्ष पर पहुंचती गई। इन्होंने पटना में कला संगम की स्थापना की तथा मगध कलाकार में इप्टा द्वारा प्रारंभ की गई परंपरा को कला संगम के माध्यम से आधुनिकता के नए आयामों से परिचित भी कराया। सतीश आनंद ने बिहार की लोक शैलियों से हिंदी नाटकों को जोड़ा जिनमें विदेशियों की काफी चर्चा हुई। इनकी प्रतिभा अभिनय एवं निर्देशन के अलावा अनुवाद में भी अद्वितीय रही। सतीश आनंद जी की बात कर रहे हैं हम कि वो जिस तरह से अभिनय करते थे उतने ही अच्छे तरीके से अनुवादक भी थे, ट्रांसलेटर भी थे। अन्य भाषाओं का अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट करना। इनके द्वारा गोदान जो कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित उपन्यास है और मैला आंचल जो कि फणीश्वर नाथ रेणु जी का, उस पर भी उन्होंने बहुत ही सफल मंचन किया सतीश आनंद जी ने। इसके बाद नरेंद्र नाथ पांडे तथा परवेज अख्तर अभिनय तथा निर्देशन में लगातार ऊंचाइयां प्राप्त करते गए। पटना इप्टा में परवेज अख्तर, तनवीर अख्तर और जावेद अख्तर। देखिए, पटना इप्टा की बात करें तो परवेज अख्तर, तनवीर अख्तर और जावेद अख्तर, तीनों भाइयों ने निर्देशन, अभिनय तथा लेखन, निर्देशन भी किया, अभिनय भी किया और लेखन। तीनों भाइयों ने, परवेज अख्तर, तनवीर अख्तर और जावेद अख्तर जी, ये तीनों भाई थे जिन्होंने निर्देशन में भी, अभिनय में भी और लेखन में उल्लेखनीय योगदान दिया बिहार नाट्य कला को। निर्देशन, अभिनय और लेखन, तीनों भाइयों की तीनों कलाएं ऐसी थीं जो अद्वितीय थीं। जावेद अख्तर महान अभिनेता के साथ ही नाटक लेखक भी हैं, अभिनेता भी थे और साथ ही साथ लेखक भी थे। नाटक लेखन में चतुर्भुज, जगदीश चंद्र माथुर, राम वृक्ष बेनीपुरी, सिद्धनाथ कुमार आदि को बिहार ने जन्म दिया। इन्होंने रंगमंच की दृष्टि से नाटक किया। बिहार की भूमि को हम शत शत नमन करते हैं जिन्होंने कई नाटककारों को जन्म दिया जो विश्वविख्यात भी हुए। रामेश्वर सिंह कश्यप का लोहा सिंह नाटक पूरे देश में अभूतपूर्व रहा। रामेश्वर कश्यप जी का याद रखिएगा, जिनका लोहा सिंह नाटक का नाम लोहा सिंह पूरे देश में अभूतपूर्व रहा। अभूतपूर्व मतलब उसके जैसा नाटक या उसकी तुलना में नाटक नहीं हो पाया। सिद्धनाथ कुमार रेडियो नाटककारों में उल्लेखनीय रहे हैं। इसी प्रकार कथाकार ऋषिकेश सुलभ की अमली, माटी की गाड़ी, बटोही, धरती, आबा ने नाट्य वैभव को राष्ट्रव्यापी गौरव से विभूषित किया है। बिहार के हिंदी रंगमंच का विकास पटना के अलावा और कहां का हुआ? आरा में हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ, मुंगेर में हुआ, भागलपुर में हुआ, पूर्णिया में हुआ, बख्तियारपुर में हुआ और पंडारक आदि जगहों में हुआ। बिहार में डोमकच तथा समाज सेवा भिखारी ठाकुर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने विदेशीय शैली के माध्यम से समाज की अनेक विषमताओं और पीड़ाओं को उजागर किया। निष्कर्षतः पटना बिहार की राजधानी नहीं, सांस्कृतिक राजधानी भी बन गया। ना केवल पटना जो बिहार की राजनीतिक राजधानी रहा बल्कि सांस्कृतिक राजधानी भी बन गया, क्योंकि यहाँ पर कलाकारों ने जन्म लिया, कलाकारों ने भरपूर योगदान दिया बिहार की, चाहे नृत्य कला हो, चाहे नाट्य कला हो, चाहे गायन कला हो, चित्रकला हो। बिहार ने अतुलनीय योगदान दिया हमारे भारत देश को, जिसमें विश्व विख्यात किया। यहाँ कालिदास रंगालय, भारतीय नृत्य कला मंदिर, रविंद्र भवन जैसे प्रेक्षागृह अर्थात हॉल हुआ करते हैं ना, जिसमें बड़े बड़े हॉल हुआ करते हैं, हॉल
प्रेक्षक रहे। अलावा भारतीय नृत्य कला मंदिर के मुक्ताकाश मंच की बिहार की नाट्य कला में प्रमुख सहभागिता रही है कि बहुत बड़े बड़े हॉल्स भी हैं, सिनेमा हॉल नहीं, मतलब नाट्य कला के मंच के लिए, जहां पर अभ्यास किया जाता है, प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, अच्छे अच्छे कलाकारों का जन्म हुआ है। इसलिए बिहार की भूमि को हम शत शत नमन करते हैं। महिमा खोते जा रहे मुगल कालीन प्रशासन के अंतिम समय कलाओं को विलासिता और व्यवसाय का साधन बना लिया गया। नाटक के क्षेत्र में कोई भी गंभीर लेखन नहीं हुआ। पारसी थिएटर कंपनियों तथा भांडों की मंडलियों ने रंगमंच को सभ्य लोगों को वर्जित प्रदेश बना दिया, क्योंकि नाटककार या कलाकारों को या यूं कहें कि उनको एक अलग दृष्टि से देखा जाने लगा। उनके सम्मान को कहीं ना कहीं धूल में मिलाने की कोशिश की जा रही थी। और क्या ये फैला दिया गया क्योंकि वहां पर जो पारसी थिएटर की जो कंपनीज आ गई थी वो सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में ही आई थी, या सिर्फ उनका जो उद्देश्य था वो पैसा कमाना ही था, जिसके चलते उन्होंने किसी भी हद तक नाटक प्रदर्शन में अपने आप को सबके समक्ष रखना प्रस्तुत कर दिया। जबकि जो वास्तविक कलाकार थे उन्होंने अपनी कुछ सीमाएं और अपनी मर्यादाओं को साथ में रखकर यह कार्य किया। तो यहां पर क्या कहा गया कि जो भी रंगमंच होते हैं, नाटक होते हैं, वो सभ्य लोगों के लिए वर्जित बना दिए गए कि जो सभ्य हैं वो नाटक नहीं देखेंगे, स्त्री वर्ग नाटक नहीं देखेगी, क्योंकि वहां पर जो प्रदर्शन होता था वो इस कदर हो गया कि सिर्फ पैसा चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। उनकी मंची प्रस्तुतियों में भावुकतापूर्ण या उत्तेजनापूर्ण नाटक के अभिनय के साथ नर्तकियों के नृत्य, साजबाज और अश्लील हास्य प्रस्तुतियों का अनिवार्य योग हुआ करता था। बस मनोरंजन चाहिए, फुहड़ता चाहिए, अश्लील हास्य दृश्य चाहिए। इसके कारण सब कुछ एकदम ऐसा लगा कि नाटक या अभिनय या कलाकार क्या ऐसे होते हैं। कलाकार तो भावनात्मक तरीके से, कला क्या है, परमात्मा की दी हुई एक ऐसी अनमोल उपहार है जिसके माध्यम से कलाकार अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने आप को दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करता है, उसकी आय का भी साधन हो जाता है। ये हैं पंडित ईश्वरी प्रसाद शर्मा जी, जिन्होंने मनोरंजन नाटक मंडली की स्थापना की थी। उनका उद्देश्य मनोरंजन का व्यवसाय पैसा करना था। कहा जाता है कि वे सस्ते मनोरंजन के विक्रेता थे। बिहार में विक्टोरिया नाटक मंडली, एलिफिंस्टन नाटक मंडली और कर्जन थिएटर नामक पारसी थिएटर खूब लोकप्रिय हुए। बिहार बंधु नामक पत्रिका के संपादक केशव दास भट्ट उन थिएटर कंपनियों से प्रभावित तो हुए, साथ ही साथ उनकी आलोचना भी की। और 1876 में उन्होंने पटना नाटक मंडली की स्थापना की। उस संस्था से बिहार में साहित्यिक गंभीरता वाले जो उद्देश्य था या रंगमंच था उसका प्रारंभ हुआ, क्योंकि वहां पर अब एक संस्था तो ऐसी हुई, पटना नाटक मंडली, जहां पर जो कलाकार थे, जो अपने जिनके अंदर कला थी, वो उसमें शिक्षा प्राप्त करने लगे। आरा के पंडित ईश्वरी प्रसाद, इन्हीं की बात हम कर रहे हैं। देखिए पंडित ईश्वरी प्रसाद, ये आरा के हैं। आरा के पंडित ईश्वरी प्रसाद ने 1914 में मनोरंजन नाटक मंडली की स्थापना की। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित सत्य हरिश्चंद्र का सफल मंचन भी इन्हीं ने किया। उनके पूर्व बीएन कॉलेज पटना के छात्रों ने कॉलेज परिसर में ही सन 1901 में शेक्सपियर, जो अंग्रेजी के महान नाटककार हैं, के नाटकों के अनेक शौकिया व्यावसायिक मंचन भी किए। अव्यावसायिक नाटकों के मंचन की टूटती बनती धारा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है देव के महाराजा जगन्नाथ प्रसाद जी, जिनका नाम निकनाम है किंकर। इन्होंने सन 1917 में किंकर नाट्य कला की स्थापना की। किंकर जी चित्रकार भी थे, कवि भी थे, कलाकार भी थे और गायक भी थे। उनमें अभिनय निर्देशन का भी भरपूर क्षमता थी। उन्होंने अपने किले के अंदर ही नाट्य प्रस्तुतियों के लिए कुछ ऐसे मंच बना दिए गए जो घुमावदार थे, बार बार के दृश्य परिवर्तन की असुविधा के लिए, ताकि किसी भी तरह की असुविधा ना हो। और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी नाटकों में, अपनी प्रस्तुतियों में सुधार करते गए और बहुत ही अच्छी एक नाट्य मंडली की स्थापना हो गई। वहां से जो भी शिक्षा प्राप्त करके आते थे वो कलाकार अलग ही चमकते थे। फिल्म निर्माण की ओर मुड़ गए। बाद में पुनर्जनपरी बिहार की पहली हिंदी फिल्म बनाई इन्होंने। किंकर जी की बात कर रहे हैं हम। किंकर जी बांग्ला रंगमंच से गहरे प्रभावित थे। व्यवहार में अव्यावसायिक स्वदेश नाटक तथा उनके मंचन के एक नए युग का अखंड क्रम 20वीं शताब्दी के 5वें दशक में प्रवेश, जहां पर लोगों ने कला को पूजना शुरू किया। कब? 20वीं शताब्दी के 5वें दशक से। डॉक्टर एस.एम. घोषाल, डॉक्टर ए.के. सेन और ब्रज किशोर प्रसाद ने सन 1947 में जब पटना इप्टा की स्थापना की, तब जाकर बिहार नाट्य को एक क्रम, एक अखंड क्रम शुरुआत हुई, जिससे वहां के लोगों में और मनोरंजन के साथ साथ सम्मान, कला प्रदर्शन और एक ऐसा
उसके प्रति श्रद्धा भाव भी जागृत हुआ। पटना इप्टा की स्थापना हुई। उसी आसपास पटना में अनिल मुखर्जी ने बिहार आर्ट थिएटर नामक संस्था की स्थापना की। उन्होंने ही गांधी मैदान में पूर्व स्थित कालिदास रंगालय नामक प्रेक्षागृह का भी निर्माण कराया। संस्कृति तथा कला से संबंधित प्रस्तुतियों के लिए कालिदास रंगालय सर्वसुलभ प्रेक्षागृह है। तो याद रखिएगा, कालिदास रंगालय बहुत बड़ा प्रेक्षागृह है जहां पर प्रैक्टिस अभ्यास किया जाता है नाट्य कला का। उस काल में पटना रंगमंच की एक अत्यंत महत्वपूर्ण ये हैं चतुर्भुजी, जो बहादुर शाह नाटक में निकोलसन के चित्र में है, जो कि नाटककार भी थे, लेखक भी थे, अभिनय भी करते थे, साथ ही साथ डायलॉग भी करते थे। यही फिर उस काल में पटना रंगमंच की एक अत्यंत महत्वपूर्ण हस्ती फल्गु घटक भी हुआ करते थे। पटना सिटी वासी पंडित जगन्नाथ शुक्ल ने भी बिहार में नाटक और रंगमंच के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इतना योगदान दिया कि बिहार में नाट्य कला अब तो छा गई, समझिए चारों तरफ। बख्तियारपुर में चतुर्भुजी की एक नाटकीय प्रस्तुति को देखकर पृथ्वीराज कपूर जी ने उनकी बहुत सराहना की थी। सराहना मीन्स उनको बहुत अप्रिशिएट किया था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो हैं अभिनय भी करते थे, लेखक भी थे, साथ ही साथ बहुत ही भाव प्रधान उनकी प्रस्तुति रहती थी, तो सब उनको बहुत सराहते थे। धीरे धीरे बिहार की नाट्य कला का विकास हुआ। चतुर्भुजी के लिखे अनेक नाटकों ने बिहार के गांव के शौकिया नाटककारों में भी अभूतपूर्व लोकप्रियता प्राप्त की। तब बिहार के गांव में सत्य हरिश्चंद्र, उसके बाद रंगमंच चतुर्भुजी के नाटकों से हुआ करता था। अब यदि हम बात करें सत्यजीत हरिश्चंद्र की, तो उनके जो नाटक हुआ करते थे वो राष्ट्रीयता पर हुआ करते थे, सामाजिक चेतना पर हुआ करते थे और नारी जागृति पर हुआ करते थे। ठीक है, राष्ट्रीयता अर्थात राष्ट्र के प्रति, क्योंकि उस समय का जो माहौल था, अंग्रेजी शासन था, लोगों के मन में एक तरफ कहीं किसी जो आर्थिक विपन्न लोग थे, जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति थे, उनके मन में कहीं ना कहीं डर और दहशत थी। वहीं पर कुछ क्रांतिकारी जो अपने आप को मातृभूमि को समर्पित करने के लिए न्यौछावर हो गए, उनके कारण कुछ जो डरे और सहमे से लोग थे, उनके मन में भी नव जागरण उत्पन्न हुआ, नई चेतना का विकास हुआ। तो इसी पर आधारित जो नाटक हुआ करते थे राष्ट्रीयता की भावना को, ताकि हर एक जो भारतवासी है उसके मन में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो, मातृभूमि के प्रति वो समर्पित रहें और अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े रहें। सामाजिक विषमता, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, कहीं कास्टिज्म था तो कहीं पर्दा प्रथा, बहुत सारी ऐसी कुरीतियां थी जो समाज में पूरी तरह से व्याप्त थी। तो सामाजिक विषमता पर भी आधारित विषय लिए जाते थे, जो कि नाटक, क्योंकि नाटकों को तो सब देखते थे और उसमें इस तरह की शिक्षा दी जाती थी। साथ ही साथ नारी जागरण, क्योंकि नारी की स्थिति भी बहुत दयनीय थी, तो जो नाटक हुआ करते थे उनके प्रमुख विषय थे राष्ट्रीयता, सामाजिक विषमता और नारी जागरण। रंगमंच पर प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से अत्यंत कठिन माने जाने वाले जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का भी चतुर्भुजी ने ही सफल मंचन किया, जो कि बहुत कठिन माना जाता था, अत्यंत कठिन। जयशंकर प्रसाद जी जो छायावादी कवि हैं, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं कवि जयशंकर प्रसाद जी, उनका चंद्रगुप्त नाटक था जिसका चतुर्भुजी ने ही सफल मंचन किया, जो कि अत्यंत कठिन नाटक माना जाता था। चतुर्भुजी की नाट्य संस्था का नाम था मगध कलाकार। याद रखिएगा, मगध कलाकार चतुर्भुजी की नाट्य संस्था का नाम था। यहां पर कई कलाकारों ने जन्म दिया। चतुर्भुजी का बिहार नाट्य कला में बहुत अधिक योगदान है। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। इप्टा की प्रस्तुतियों में सामाजिक विषमता तथा उत्पीड़नों को रेखांकित करने की परंपरा प्रारंभ हुई, जिसने आगे चलकर बिहार के रंगमंच को एक स्वतंत्र पहचान दी। क्योंकि इप्टा, पटना इप्टा जो 1947 में जिसकी स्थापना हुई, जिससे नाट्य कला को एक बहुत बड़ा योगदान मिला। बजरंग वर्मा जी, श्याम सागर जी, ललित किशोर जी, परवेज अख्तर, तनवीर अख्तर, जावेद अख्तर, विनीत सिन्हा, रश्मि सिन्हा, श्रीकांत किशोर आदि अभिनेताओं, निर्देशकों और लेखकों ने पटना इप्टा को भरपूर गतिशीलता दी। सभी के नाम आप यहां देख सकते हैं। सभी ने पटना इप्टा जो क्रम चलता रहा उसको बहुत अपना योगदान दिया, जिससे उसमें गतिशीलता आई। हानुश, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, महाभोज, दूर देश की कथा, मुक्ति पर्व आदि पटना इप्टा की प्रस्तुतियों की राष्ट्रव्यापी प्रशंसा पाई। ठीक है, इसी तरह से पटना इप्टा को याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1947 में की गई थी और इसके माध्यम से बिहार में नाट्य कला को बहुत अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। यहाँ पर कई नाटक जो हुए, जैसे माधवी,
कबीरा खड़ा बाजार में, हानुश, दूर देश की कथा, इनको राष्ट्रव्यापी प्रशंसा प्राप्त हुई थी। चतुर्भुज ने अपनी रंग सक्रियता का प्रारंभ बख्तियारपुर में जिस संस्था की स्थापना के साथ किया उसका नाम था बिहारी क्लब। बाद में 1952 में उन्होंने मगध कलाकार की भी स्थापना की। चतुर्भुज का सबसे बड़ा योगदान रहा रंगमंच की दृष्टि से। उन्होंने अनेक नाटक भी लिखे जिनका मंचन भी उन्होंने स्वयं ही किया, अन्य संस्थाओं द्वारा भी उनका मंचन किया। कलिंग विजय, अरावली का शेर, मेघनाथ कर्ण आदि भी उन्हीं के द्वारा रचित नाटक हैं। कहा जाता है कि चतुर्भुज, प्यारेलाल मोहन सहाय और सतीश आनंद, ये तीनों बिहारी हिंदी रंगमंच को गगनचुंबी देने वाली त्रयी के निर्माण के रूप में जाने जाते हैं। इन तीनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्यारे मोहन सहाय राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति बने। प्यारे मोहन सहाय जी का नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा। उन्होंने पटना में कला संगम की स्थापना की और उन्हें सतीश आनंद जैसे सक्षम समर्पित कलाकार की सदसंगति भी प्राप्त हुई। संगति का असर हमारे संपूर्ण जीवन पर रहता है, इसलिए ये जो विद्यार्थी जीवन में, इसमें मित्रों का चयन सोच समझ कर ही हमें करना होता है, क्योंकि मित्र हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। मगध कलाकार और रिप्टा द्वारा प्रारंभ की गई परंपरा को कला संगम के माध्यम से उन्होंने आगे ले जाया गया और इसी तरह से धीरे 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 सभी के सहयोग से, सभी के योगदान से बिहार की नाट्य कला एक अलौकिक, या यूं कहें कि एक अमिट छाप छोड़ने लगी। 20वीं शताब्दी के 8वें दशक में अनागत नामक नाट्य संस्था की भी स्थापना हुई। गिनी पिग जैसी कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तुतियों के बाद वह संस्था टूट गई, परंतु संस्थापक नरेंद्र पांडे और परवेज अख्तर अभिनय तथा निर्देशन में लगातार ऊंचाइयां प्राप्त करते रहे। कभी कभी होता है ना कि फिल्म है या कोई फ्लॉप हो गई या फिर अरे वो नहीं चल पाया, लेकिन उसमें कोई ना कोई एक कैरेक्टर तो ऐसा रहता है जिसकी सभी लोग प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं। तो ऐसे ही थे परवेज अख्तर जी और नरेंद्र पांडे जी। अब है यहाँ पर हानुश, माधवी, कबीरा खड़ा बाजार में इनको बहुत अधिक उपलब्धि मिली, बहुत अधिक पहचान मिली। ठीक है, पटना इप्टा में परवेज अख्तर के साथ उनके दो अनुज तनवीर अख्तर और जावेद अख्तर एक ही साथ काम करते थे, जो अभिनय, निर्देशन और लेखन बहुत बड़ा योगदान रहा। जावेद अख्तर बिहार के उच्चतम 2-4 अभिनेताओं में से एक तो हैं ही। दूर देश की कथा जैसे प्रशंसित नाटक के लेखक भी है। दूर देश की कथा जावेद अख्तर जी द्वारा लिखित है। नाटक के लेखन में बिहार ने चतुर्भुज, जगदीश चंद्र माथुर, राम वृक्ष बेनीपुरी, कश्यप जी, सिद्धनाथ ठाकुर जी, अविनाश चंद्र मिश्र जी और श्रीकांत किशोर जी को जन्म दिया। इनमें चतुर्भुज जी, रामेश्वर जी आदि ने अपने आप को समर्पित करके बिहार नाट्य कला में अपना अभूतपूर्व योगदान दी। रेडियो नाटक में रामेश्वर कश्यप के लोहा सिंह ने जो इतिहास 7वें-8वें दशक में रचा था, शायद पूरे देश में अभूतपूर्व रहा है। पटना रेडियो के रेडियो नाटककारों में सिद्धनाथ कुमार जी भी उल्लेखनीय हैं। प्रत्यक्ष रंगमंच पर भी कश्यप जी सक्रिय रहे और रंगमंच की दृष्टि से उनके नाटक अपराजेय, निराला तथा समाधान को महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसी तरह से कई कलाकार, कई नाटककारों ने अपना योगदान देकर बिहार नाट्य कला को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और इसी के साथ साथ अंत में यदि हम देखें तो ऋषिकेश सुलभ के नाटक बटोही, जो कि 2006 में भिखारी ठाकुर के जीवन संघर्ष तथा रचनात्मक विकास का आत्मीय तथा प्रभावकारी तटस्थता के साथ प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसमें अविनाश चंद्र मिश्र के मुक्ति पर्व में मिथिला में प्रचलित एक लोक नाटक को भी आधार बनाया गया था। पटना बिहार की राजधानी ही नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक राजधानी बन गई। मतलब पटना को सिर्फ राजनीतिक राजधानी ना माना जाए, क्योंकि उसमें तो सांस्कृतिक कलाकारों ने भी जन्म लिया। और इसी के साथ ये हो गया हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। आशा करती हूं आपने बहुत ध्यान से सुना है, तो इसका ओवरऑल सार आप समझ गए होंगे कि पटना में जितने भी नाम अभी आपने सुने वो सब बिहार और पटना से ही संबंधित है। ना केवल गायन, ना केवल चित्रकला, ना केवल नृत्यन, ना केवल वादन, बल्कि नाट्य कला में भी बिहार अग्रणीय रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ आप फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर भी जा सकते हैं। बुक और ई बुक्स भी अवेलेबल हैं। लिंक है आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाइए और वहां पर सारा सर्च करिएगा। जिस भी जैसे सैंपल पेपर्स चाहिए, MCQs चाहिए, सब कुछ है। इसलिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच।